Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh, and today we'll be starting off with the four major crops. In the previous videos, we have covered chapter topography and climate. I will give the link in the description box for the previous videos so that you can easily watch them. And then we started off with agriculture and covered in great detail about agriculture as a system, the input, process, and output of agriculture. Then we discussed about the differences between subsistence and cash crop, that is also known as commercial farming. हमने ये पढ़ा था that processes are the same but inputs and करने का तरीका is different. तो हम ये पढ़ चुके हैं. आज हम शुरू करेंगे फोर मेजर क्रॉप्स. तो हमने सब्सिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग पढ़ी थी. सब्सिस्टेंस मतलब जो फार्मर कमाता है वो वही खाता है, लेकिन कमर्शियल इज सोनली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग. अब कमर्शियल कैश क्रॉप्स ग्रो करता है, उसमें चार मेजर कैश क्रॉप्स है. कौन सी है? कॉटन, राइस, शुगर केन, वीट, जो पाकिस्तान में मेनली ग्रो होती हैं. अब पाकिस्तान में हमारे पास दो सीजन होते हैं, एक विंटर सीजन, एक समर सीजन. तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सीजन है जिसमें क्रॉप्स ग्रो होती हैं. एक खरीफ क्रॉप होती है और एक रबी क्रॉप होती है. खरीफ क्रॉप ये हमारी गर्मियों की क्रॉप होती है जो हम लाइक अप्रैल मई में सो करते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं अक्टूबर नवंबर में. लेकिन रबी क्रॉप्स हमारी विंटर सीजन की क्रॉप्स होती हैं, सर्दियों की क्रॉप्स होती हैं, जिनको हम विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर में सो करते हैं और अप्रैल मई में हार्वेस्ट कर देते हैं. और अगर हमें इनका याद करना है कि कौन सी रबी है कौन सी खरीफ है, स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है. सो इतना याद कर लें कि रबी क्रॉप्स का याद कर लें. सिर्फ 5 रबी क्रॉप्स है: व्हीट, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस. सिर्फ 5 रबी क्रॉप्स हैं. इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो खरीफ क्रॉप्स हैं. बस 5 रबी क्रॉप्स याद कर लें, बाकी सारी जितनी भी आएंगी आपको पता होना चाहिए वो खरीफ क्रॉप है. व्हीट, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, ये सिर्फ 5 रबी क्रॉप्स हैं, बाकी सारी खरीफ क्रॉप्स हैं. तो इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए. अब हम पढ़ते हैं सबसे पहली मेजर क्रॉप के बारे में, जिसका नाम है कॉटन. कॉटन जो है वो किंग ऑफ फाइबर है. हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा यूज होती है पाकिस्तान में क्लोथ्स बनाने के लिए, फर्निशिंग फैब्रिक्स, बेड लिनन, इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स. अब कॉटन एक खरीफ क्रॉप है. मैंने आपसे कहा था सिर्फ 5 रबी क्रॉप्स हैं, बाकी सारी खरीफ है. और जो हमने पढ़ा था उसमें व्हीट, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड्स, पल्सेस, इसमें कॉटन नहीं आ रहा. ये सारी रबी क्रॉप्स थी ना. अब इनको हटा के बाकी सारी खरीफ है. तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, तो वो अप्रैल जून में प्लांट की जाती है and harvested in October November. It is mainly grown in southern arid parts of Punjab, with other growing areas in eastern Sindh and other parts of southern Punjab. अब जो कॉटन है, कॉटन बेसिकली एक खरीफ क्रॉप है जो अप्रैल जून में हम सो करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं अक्टूबर नवंबर में. अब कॉटन को कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, ये इसके मेजर ग्रोइंग रीजन है, यानी मेन जो हमारे हैं साउथ एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब है, और बाकी भी ईस्टर्न सिंध में भी हमें थोड़ा सा मिल जाता है, और सदर्न पार्ट ऑफ पंजाब में भी मिलता है. लेकिन मेन ग्रोइंग सीजन जो है वो सदर्न मतलब एरिड पार्ट्स ऑफ पंजाब है. तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉटन का जो टेम्परेचर है आइडियल वो 25 से 35 है. इसको इतना चाहिए होता है टेम्परेचर, और 1000 की रेनफॉल चाहिए होती है. अब ये वहां पर ही ग्रो करता है जहां पर अच्छी बारिश होगी. पाकिस्तान में मैक्सिमम 700 तक चली जाती है बारिश, उससे ज्यादा नहीं. तो हम उससे ज्यादातर वहां पे प्लांट करते हैं जहां पर ज्यादा पानी होता है. पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स. पंज मीन्स 5, आप मीन्स वाटर, तो लैंड ऑफ 5 रिवर्स है. वहां पर बहुत सारा पानी होता है, 5 रिवर्स फ्लो करती हैं. सोइल भी अलूवियम है, बहुत अच्छी सोइल है, फर्टाइल सोइल है, पानी भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है. तो यहाँ पर पंजाब में यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रो होती है कॉटन. कॉटन अब हम पढ़ते हैं. ये तो हमने पढ़ लिया कि कॉटन के जो मेजर रीजन है वो पंजाब में है. लेकिन हम कुछ देख लेते हैं कि कॉटन मेनली मतलब स्पेसिफिक रीजन कहाँ है. अगर हम सिंध में देखें तो जो स्पेसिफिक मतलब मेन रीजन या मेजर रीजन जो है वो नौशेरो फिरोज, नवाबशाह और संघार. सिंध में 3 है, और पंजाब में तो बहुत सारे हैं. बहावलपुर, और हमारे पास साहिवाल भी है, रहमियार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, ये सारे एरियाज हमारे पास कॉटन के हैं. अब देखते हैं कॉटन के बारे में पढ़ते हैं. हम जितनी भी क्रॉप्स पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि कब से कब ग्रो होती हैं, रबी हैं कि खरीफ हैं, और उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती है, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल, इनपुट्स जितनी भी हैं वो भी हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे. सबसे पहले सोइंग देख लेते हैं. अब कॉटन को जो टेम्परेचर चाहिए होता है, आइडियल टेम्परेचर कॉटन की कल्टीवेशन का 25 से 35 है,
और माइल्ड लाइट टेम्परेचर्स आर बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉल्स, कॉटन की बॉल्स बनती हैं, माइल्ड लाइट टेम्परेचर्स आर बेटर। और जब हार्वेस्टिंग होती है, ग्रोइंग के लिए भी 25 से 35 का टेम्परेचर चाहिए होता है, और हार्वेस्टिंग के लिए भी इसको डे टाइम का टेम्परेचर 25 से 35 के लिए चाहिए होता है। और जब हार्वेस्टिंग करनी होती है तो ड्राई एंड सनी डेज आर बेस्ट। सो कॉटन इज सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, मतलब वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है फ्रॉस्ट को। तो टेम्परेचर ड्यूरिंग सोइंग मस्ट बी फ्रॉम 25 टू 35, 30 भी नॉर्मली कह लें, लेकिन अगर आइडियल है तो 35। और बिफोर सोइंग द सीड्स मस्ट बी ट्रीटेड विद केमिकल्स टू प्रिवेंट सीड बॉर्न डिजीजेस। अब कॉटन में दो डिजीजेस मेन है, एक लीफ कर्ल वायरस है और दूसरी फ्रूट शेडिंग है। ये दो मेन डिजीजेस हैं कॉटन की, लीफ कर्ल वायरस और फ्रूट शेडिंग। और मसले भी हैं कॉटन के, लाइक ये दो तो हमारे पास मेन मेन डिजीजेस हैं। लेकिन अब कॉटन का अगर हम एक और वो प्रॉब्लम देखें कॉटन की, वो ये है कि जब हार्वेस्टिंग के करीब होता है वो डे और नाइट टेम्परेचर के राइज में बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि अचानक से टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, अचानक से कम हो, बस एक मॉडरेट टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। तो इट इज वेरी सेंसिटिव टू डे एंड नाइट टेम्परेचर एज इट इज नियर हार्वेस्टिंग। और दूसरा इसके अगर सीड बॉर्न डिजीजेस देखें तो लीफ कर्ल वायरस है और दूसरा फ्रूट शेडिंग है। तो सोइंग से पहले जो सीड्स हैं उनको केमिकल से ट्रीट किया जाता है ताकि ये सीड बॉर्न डिजीजेस ना हो। The seeds must be sown with a driller to ensure a uniform depth of all sowed seeds. This is to make sure that the plants reach stage of harvest at the same time. This is so because if seed is sown too deep, it won't germinate, or if it even does so, then its growth would be slowed or stunted. Sowing must occur in the anticipation of rain or immediately after it to take the advantage of any moisture left in the soil. अब हम बेसिकली कॉटन को, ये जितने भी हमारे सीड्स होते हैं उनको ड्रिलर से सो करते हैं। ड्रिलर से इस वजह से करते हैं ताकि सारे सीड्स एक ही डेप्थ पर हम सो कर सकें। ऐसा ना हो कोई सीड बहुत ज्यादा डीप चला जाए, कोई सीड बहुत ज्यादा शैलो हो। और कभी जब सीड ऊपर नीचे होगा तो इसका मतलब यही है कि कोई क्रॉप जल्दी ग्रो करेगा और कोई क्रॉप देर से करेगा। अब हमारी कोशिश ये होती है कि सारी फसल एक साथ, फार्मर की यही कोशिश होती है कि सारी फसल एक साथ काट दो, एक साथ सीड्स डाल दो। इस वजह से इट इज प्रेफर्ड कि पहले ड्रिलर से हम यूनिफॉर्म डेप्थ पे डालें ताकि सारे प्लांट्स स्टेज ऑफ हार्वेस्ट एक ही सेम टाइम पे रीच करें। इस वजह से, क्योंकि अगर सीड बहुत ज्यादा डीप होगा तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और अगर कर भी लेगा तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इसकी ग्रोथ स्लो और स्टंटेड होगी। और सोइंग को हमें कब सो करना चाहिए, या तो रेन के फौरन बाद या रेन से पहले। ये जब रेन हो रही हो, रेन से थोड़ा पहले कर लें कि जब, ताकि जो मॉइस्चर उसको पानी खुद ही मिल जाए। और दूसरा, या तो रेन के बाद कर लें, फौरन बाद कर लें, ताकि उसकी मॉइस्चर या फिर पानी वो एब्जॉर्ब कर लें। अब ग्रोथ क्या है, ग्रोइंग के लिए इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। द टेम्परेचर फॉर ग्रोथ इज 25 से 35, इसका भी यही है आइडियल टेम्परेचर, ग्रोथ का भी यही है। और हार्वेस्टिंग के लिए भी 25 से 35 का टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। 10 irrigations must be carried out with an interval of 10 to 12 days in between, मतलब हर 10-12 दिन के बाद इसको इरिगेशन की जरूरत है। वीड्स आर रिमूव्ड बाय हैंड व्हेन नीडेड, अब वीड्स जो जंगली पौधे इसके साथ ग्रो होते हैं उनको हाथ से निकाल लिया जाता है और जब भी वो उगते हैं। अब हार्वेस्टिंग का देख लेते हैं। टेम्परेचर ड्यूरिंग हार्वेस्ट मस्ट बी फ्रॉम 30 से 32, मतलब हार्वेस्टिंग के लिए भी टेम्परेचर जो है वो 25 से 35 तक ये भी चलेगा। इसका तो सारा 25 से 35 है, ग्रोइंग के लिए भी इसको 25 से 35 चाहिए, कल्टिवेशन के लिए भी पूरा यही है, और हार्वेस्टिंग के लिए भी 25 से 35 है। तो इसका तो आसान है, 25 से 35 का टेम्परेचर है। हार्वेस्टिंग इज कैरिड आउट व्हेन द बॉल्स बिकम ड्राई एंड बिकम फुली ओपन। हार्वेस्टिंग कब कैरी आउट करते हैं, जब बॉल्स ड्राई और पूरी तरह खिल जाते हैं, तब हम इनकी हार्वेस्टिंग कैरी आउट करते हैं। First picking is done at 120, second at 140, and third at 160 days. These pickings are done by women and children since the use of machines for cotton picking is expensive. अब पिकिंग जो है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्यों की जाती है, क्योंकि सारे कॉटन बॉल्स, इतनी बड़ी फसल उगती है तो सारे तो एक साथ नहीं उगेंगे ना कॉटन, सारे तो हर एक, सारे हार्वेस्ट के टाइम एक टाइम पर तो सारे नहीं पहुंच सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ कॉटन बॉल्स अभी नहीं पके हों, जिसकी वजह से हमें पहले फर्स्ट पिकिंग की जाती है 120 डेज के बाद, फिर सेकंड पिकिंग की जाती है 140 डेज के बाद, थर्ड जो है 160 डेज के बाद, ताकि थोड़ा सा टाइम रखते हैं कि अगर कोई बॉल नहीं पकी है, कॉटन बॉल अभी नहीं बनी है, तो उसको टाइम मिल जाए और वो बन जाए। और ये पिकिंग्स कौन करते हैं, वेमेन और चिल्ड्रन करते हैं। वैसे तो मशीनरी भी यूज की जा सकती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, इस वजह से वेमेन और चिल्ड्रन को लो वेजेस पर एम्प्लॉय करके उनको दे दिया जाता है और उनको कर लेते हैं। और क्योंकि कॉटन पिकिंग जो है वो काम बहुत पेशेंटली करना होता है, तो वुमेन एंड चिल्ड्रन काफी बेस्ट है उनके लिए। वैसे तो मशीन्स भी बेस्ट हैं लेकिन एक्सपेंसिव है, जिसकी वजह से नहीं करते इतना यूज।
द डिजीज डैमेज बोल्स आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द फाइन क्वालिटी बोल्स। तो किया क्या जाता है कि हो सकता है कि किसी कॉटन बॉल में कोई डिजीज आ गई हो, डैमेज हो, तो इसको सेपरेट रखा जाता है, जो सही है उनसे दूर रखा जाता है। जैसे अगर चूजे हमारे पास होते हैं तो उसका हम क्या करते हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है उसे अलग रख देते हैं ताकि बाकी चूजों को बीमारी ना लगे। इसी तरह हम कॉटन को भी यही करते हैं कि एक कॉटन बॉल अगर खराब है तो उसे दूसरे में किसी और डब्बे में डाल देते हैं, उसे दूर रखते हैं, जो सही कॉटन बॉल्स है उनसे दूर रखते हैं ताकि वो बीमार ना हो जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं वीट के पास। वीट हमारा सेकेंड मेजर क्रॉप है। तो अब हम देखते हैं वीट के बारे में। तो वीट तो वैसे बेसिकली हमारा जो है स्टेपल फूड है, जो हमारा यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड, रोटी जिसे हम कहते हैं, एंड अ वेराइटी ऑफ बेक्ड प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर लो ग्रेड्स ऑफ वीट है जो इतनी अच्छी वीट नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट्स और फ्लोर मिलिंग, ये सारे फिर लाइफ स्टॉक को फीड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब वीट एक रबी क्रॉप, हमने पढ़ा था 5 रबी क्रॉप, तो वीट इज अ रबी क्रॉप। और वो प्लांट किया जाता है मिड नवंबर से दिसंबर, हार्वेस्ट किए जाते हैं अप्रैल में। It is mostly grown throughout central parts of Punjab, with other growing areas including rest of Punjab, and other growing areas are in eastern, central and western parts of Sindh. अब हम यहाँ पर देखते हैं मैप पर। वीट बेसिकली ग्रो वहाँ किया जाता है। वीट को भी पानी की थोड़ी सी जरूरत होती है और सोइल अच्छी चाहिए होती है। वैसे वीट बहुत एक मासूम सा अच्छा सा क्रॉप है, जिसको आप डेजर्ट एरिया में ग्रो करेंगे ना, वो वहां पर भी हो जाएगा आराम से ग्रो। जैसे ठट्टा में देख लें तो वहां पर भी चोलिस्तान, सॉरी ठट्टा नहीं, आई मीन थर डेजर्ट जो है उसके अंदर चोलिस्तान एक स्मॉल पार्ट ऑफ डेजर्ट है, तो वहां पर भी आराम से ये ग्रो हो जाता है। तो ये बहुत मासूम सा क्रॉप है, कहीं पर भी गुजर बसर अपना कर लेता है। लेकिन बेसिकली अगर अच्छी क्रॉप ग्रो करनी है तो वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पंजाब में होता है। हमारे पास ये रहा सेंट्रल पार्ट ऑफ पंजाब है, विद अदर ग्रोइंग एरियाज। पूरा रेस्ट ऑफ पंजाब, पूरा पंजाब बीट से भरा हुआ है। और बाकी ग्रोइंग एरियाज हमारे पास कहाँ है, सेंट्रल सिंध है, और फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध में भी है हमारे पास, उसके बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिंध में भी है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ग्रो होता है। लेकिन अगर वीट के स्पेसिफिक रीजन्स देखें तो सिंध में हमारे पास नौशेरो, फिरोज और नवाबशाह हैं। और अगर हम पंजाब में देखें तो वहां पर तो भाई बहुत सारे हैं, बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, फैसलाबाद, शेखपुरा, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, सरगोदा, बहुत सारे हैं पंजाब में। और सिंध में सिर्फ हमारे पास दो हैं, नौशेरो फिरोज और नवाबशाह। अब हम पढ़ते हैं सोइंग के बारे में, कॉटन वीट की, सॉरी वीट की सोइंग के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर ड्यूरिंग सोइंग मस्ट बी फ्रॉम 4 to 25 डिग्री। अब बिफोर सोइंग द सीड्स मस्ट बी ट्रीटेड विद फंजाइसाइड्स टू प्रिवेंट बॉर्न डिजीजेस। वहां पर भी कॉटन में भी यही था और इसका भी यही सेम पॉइंट है कि उससे पहले हमें केमिकल से और फंजाइसाइड से ट्रीट करना होता है ताकि कोई भी बीमारी इसको लगे ना। अब अगर हम सोइंग का टेम्परेचर देखें तो बीट को बेसिकली अगर सोइंग का टेम्परेचर होता है तो वो 10 से 20 तक का टेम्परेचर, माइल्ड टेम्परेचर चाहिए होता है द टाइम ऑफ ग्रोइंग। और अगर जब राइपनिंग का होता है तो 25 से 30 तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। सोइंग से पहले हम सबसे पहले उसे फंजाइसाइड से ट्रीट करते हैं। द सीड्स मस्ट बी सोन विद अ ड्रिलर टू मेक श्योर uniform depth of sowed seeds. This is so because if seed is sown too deep, it won't germinate, or if it even does, so then growth would be slow or stunted. यही हम कॉटन में भी पढ़ के आए थे कि इसको ड्रिलर से करते हैं ताकि सबके एक यूनिफॉर्म डेप्थ पर सारे के सारे जो सीड्स हैं वो सो हो जाएं, और ताकि सब एक ही टाइम पर उगें और एक ही दफा हम लोग फसल को काट दें। This is because so if the seed is ये हो गया, sowing must occur in the anticipation of rain from western depression or immediately after to take advantage of any moisture left in the soil. यही भी हम पढ़ के आए हैं कि या तो बारिश के फौरन बाद कर दें सो, या तो बारिश से पहले कर दें, क्योंकि ताकि जब बारिश हो तो हम आराम से उसको वो एब्जॉर्ब कर ले उसका मॉइस्चर। ये हमने पढ़ लिया इसके सोइंग। अब ग्रोथ का देखें तो टेम्परेचर अगर हम ग्रोथ के टाइम पे देखें तो ग्रोथ के टाइम पे भी इसको 10 से 20 तक का टेम्परेचर चलेगा, 15 से 30 या 10 से 20। बेसिकली उसको ग्रोइंग के टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा बेटर होता है, 10 से 20 तक का। फर्स्ट 4 irrigations must be carried out with 20 days interval in between। अब इसको एटलीस्ट 90 days चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, और अगर प्रेफर किया जाता है 120 days ग्रोइंग पीरियड विद माइल्ड मॉइस्ट वेदर ताकि बेटर वेराइटीज के लिए। और इसको इरिगेशन कितनी चाहिए होती है, 4 इरिगेशन चाहिए होती हैं 20 days के बाद। अब हम देख लेते हैं कि रेनफॉल, बेसिकली इसको पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, तो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है
और हार्वेस्टिंग से पहले थोड़ी सी रेन चाहिए होती है, ताकि बेसिकली थोड़ा सा स्वेल हो जाए ग्रेन, और जिससे बेटर यील्ड आती है। हार्वेस्टिंग से पहले थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है, ताकि ग्रेन स्वेल हो जाए, जिससे बेटर यील्ड हो जाएगी। और मोस्टली इस पर डिपेंड करते हैं हम इरिगेशन पर, बिकॉज यहाँ पर पाकिस्तान में आपको वैसे भी पता है कि इतनी बारिश होती नहीं है, तो इरिगेशन पर डिपेंडेंट तो आम सी बात है। और कुछ रेन फेड रीजन्स भी हैं, जैसे बॉटवार प्लाटू एंड सम पार्ट्स ऑफ केपी के। कुछ पार्ट्स जो हैं वो रेन फेड रीजन्स भी हैं। तो अब वो बारानी फार्म जो रेन फेड है उसमें कैसे करते हैं ये लोग, वीट को बारानी फार्म पर भी कल्टीवेट किया जाता है। जो पुअर फार्मर्स है, जो नहीं कर सकते हैं इरिगेशन अफोर्ड, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो बारिश पर ही डिपेंड कर लेते हैं। अब इरिगेशन फैसिलिटीज तो यूज होती नहीं है, तो सारा कल्टीवेशन प्रोसेस वो किस तरह करते हैं, सीजनल रेनफॉल और टेम्परेचर पर। सबसे पहले सोइंग करते हैं अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि वीट एक रबी क्रॉप है, तो वो सर्दियों की क्रॉप है, उसे ड्राई सीजन ऑफ अक्टूबर नवंबर में सो करते हैं, जब टेम्परेचर अराउंड हमारे पास 15 होता है। अब रेनफॉल इस वक्त 13 से 32 mm की होती है, तो सीड को मॉइस्चर मिल जाता है व्हेन द ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट्स। और फिर टेम्परेचर जनवरी में आहिस्ता आहिस्ता 8 तक आता है, और जब जनवरी में फिर बारिश बढ़ जाती है 34 mm तक की आती है। मार्च में देखा जाए तो बारिश और बढ़ जाएगी और 60 mm तक जाएगी। वीट क्रॉप ग्रो किससे करता है, बारिश कहाँ से आती है, वेस्टर्न डिप्रेशन, जो लाइट शावर्स में होती है। और लाइट शावर बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल एब्जॉर्ब भी आराम से कर लेती है। और हार्वेस्टिंग पीरियड कब होता है इसका, अप्रैल मई में। टेम्परेचर उस वक्त 25 से 31 तक चला जाता है। राइपनिंग के लिए 25 से 30 तक टेम्परेचर चाहिए होता है, तो अप्रैल मई में तो 25 से 31 तक चला जाता है, जिससे राइपनिंग होती है वीट की। अ लिटिल रेनफॉल फिर अप्रैल में चाहिए होती है, 37 mm तक की आ जाती है, जिससे फिर स्वेल हो जाता है वीट वीट ग्रेन, और फिर हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। अब आते हैं हार्वेस्टिंग पर। टेम्परेचर ड्यूरिंग हार्वेस्ट मस्ट बी फ्रॉम 35 to 38। हार्वेस्टिंग के टेम्परेचर जो है दैट शुड बी 35 से 38 टेम्परेचर। इतना अगर आइडियल टेम्परेचर देखें तो नॉर्मली अगर 25 से 30 तक का भी हो तो वो भी चलेगा, लेकिन बेटर है कि 35 से 38 हो, along with sunny conditions. Harvesting is carried out when the stems become brown with their height around 4 feet. The grain becomes becoming hard too. अब हार्वेस्टिंग कब होता है, कब पता चलता है कि फसल पक गई है वीट की, जब स्टेम्स जो हैं थोड़ी सी ब्राउन हो जाती हैं और उनकी हाइट 4 फीट की होती है, ग्रेन भी हार्ड हो जाती है। हार्वेस्ट मस्ट बी कैरिड आउट बिफोर thunderstorms in March April, because these can produce strong winds accompanied with rain. The winds break the stem and it can expose the grain to standing water of the soil. This can result in fungi attack and condition known as rust, causing total crop loss. अब होता क्या है कि राइपनिंग के वक्त बिल्कुल थोड़ी सी बारिश चाहिए होती है, ताकि वो स्वेल हो जाए ग्रेन। लेकिन जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, राइपनिंग मतलब कि फसल का पकना, हार्वेस्टिंग मतलब फसल का काटना। लेकिन फसल के काटने पर जब फसल काट रहे होते हैं उस वक्त पानी का एक कतरा भी नहीं आना चाहिए। अगर पानी का एक कतरा भी आया तो पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। फार्मर की जितनी मेहनत है वो सब पानी में चली जाती है। तो अब हार्वेस्टिंग उसे मार्च अप्रैल से पहले करनी होती है, थंडर स्टॉर्म से पहले, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी अगर बहुत तेज तो क्रॉप के लिए हार्मफुल है। विंड्स बहुत ज्यादा तेज चलेंगी, स्टेम ब्रेक हो जाएंगी, और फिर ग्रेन स्टैंडिंग वाटर वाटर पर सॉइल होगा तो ग्रेन उस पर एक्सपोज हो जाएगी, अटैक्स होंगे फंजाई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से हम थंडर स्टॉर्म से पहले ही उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो ये देखें, हमारे पास जब पता चलता है कि वीट क्रॉप कब पक जाती है, जब हमारे पास ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लगता है, उनकी हाइट 4 फीट हो जाती है, और जो ग्रेन है वो भी हार्ड हो जाती है। अब आते हैं हम शुगर केन पर। शुगर केन बेसिकली एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है, जिससे हमारे पास शुगर, ब्राउन शुगर, गुड़, ये सारी चीजें बनती हैं। शुगर केन खरीफ क्रॉप है जो प्लांट किया जाता है अप्रैल जून में और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ क्रॉप गर्मियों वाली क्रॉप होती है, जिसे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। शुगर केन मोस्टली ग्रो होती है सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल सिंध, पेशावर अलॉन्ग विद एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन केपी के। शुगर केन को हम थर्स्टी क्रॉप भी कहते हैं, हम हंग्री क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए होता है। दो क्रॉप्स हंग्री और थर्स्टी हैं, एक शुगर केन है और एक राइस है। इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इनको फर्टिलाइजर भी बहुत चाहिए होता है। तो शुगर केन एक खरीफ क्रॉप है। अब शुगर केन हम सेंट्रल पंजाब, सेंट्रल सिंध और पेशावर में ग्रो करते हैं, अलॉन्ग विद एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट इन केपी के। यहाँ पर सिंध और पंजाब में क्यों ग्रो करते हैं, वो वजह यही है कि वहाँ पर पंजाब इज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 रिवर्स फ्लो करती हैं, और सिंध में भी रिवर इंडस आके फ्लो करती है। जब रिवर इंडस फ्लो करती है और जो पंजाब में 5 रिवर्स फ्लो करती हैं, तो उनका पानी मिल जाता है शुगर केन को। और जब रिवर फ्लड होता है, रिवर फ्लड करती है,
तो फिर अलूवियम सॉइल जो है वो डिपॉजिट करके जाती है। अलूवियम सॉइल बहुत अच्छी सॉइल है, बहुत फर्टाइल सॉइल है किसी भी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। तो अलूवियम सॉइल फर्टाइल सॉइल होती है जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होती है, हमारे पास पानी भी बहुत ज्यादा आता है, तभी यहाँ पे इनको ग्रो करते हैं। अदर ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं? वेस्टर्न एंड सदर्न पंजाब अलोंग विद पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न सिंध। ये आपको मैप में नजर आ रहा है। मेन ग्रोइंग एरियाज पंजाब में भी है, थोड़ा सा केपीके में भी है और सिंध में भी है। अगर हम ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएं तो पंजाब में जो मेन ग्रोइंग एरिया है वो हमारा फैसलाबाद है, और केपीके में तो पेशावर है। सिंध में नौशेरो फिरोज, नवाबशाह, हैदराबाद, बदीन, ये सारे शुगर केन के रीजन्स हैं। अब शुगर केन में हम प्लांटेशन करते हैं, सोइंग नहीं करते हैं, इसको प्लांटेशन कहते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जब शुगर केन को हार्वेस्ट करते हैं तो फार्मर पूरी क्रॉप नहीं निकालता, वो थोड़ी सी छोड़ देता है नीचे से, अराउंड लाइक थोड़े से शुगर केन स्टॉक्स जो हैं वो नीचे से छोड़ देता है, और उसको हम शुगर केन स्टॉक कहते हैं। शुगर केन स्टॉक वो लगी हुई होती है। अब वो थोड़ी सी, एक दफा उसने हार्वेस्टिंग कर ली, थोड़ी सी लगी हुई है, अब वो फार्मर उसी पर ही उसी स्टॉक से दूसरी क्रॉप ग्रो करता है। तो एक दफा अगर उसने सीड डाला, उसकी स्टॉक निकल आया, उसका स्टॉक आ गया, तो वो दूसरी दफा स्टॉक से ही ग्रो करेगा, उसको सीड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस प्रोसेस को कहते हैं रटूनिंग, कि हमने पूरा क्रॉप तो नहीं काटा, हमने थोड़ा सा नीचे से छोड़ दिया, और जिससे फिर से वहां पे ग्रोथ होगी। तो एक दफा स्टॉक से दो, एक सीड से एक क्रॉप ग्रो हुआ, और जब क्रॉप ग्रो हुआ उसकी स्टॉक मिली, और जब स्टॉक मिला उसको थोड़ा सा रख दिया, वहीं पर ही जमीन पर ही पड़ा रहेगा, मतलब उसे निकालेंगे ही नहीं, और दूसरी दफा उसी स्टॉक से वो प्लांट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रटूनिंग। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि शुगर केन की प्लांटेशन होती है, सोइंग नहीं होती है। टेम्परेचर ड्यूरिंग प्लांटेशन इसका कितना होना चाहिए? 30 से 35 का अराउंड टेम्परेचर। लेकिन अगर हम सिंपली बात करें तो 25 से 35 भी हमें हर चीज में, लाइक इसको 25 से 35 इसका आइडियल टेम्परेचर है, हार्वेस्टिंग के लिए भी, सोइंग के लिए भी, ग्रोइंग के लिए भी। तो 25 से 35 भी लिख लें तो वो भी सही होगा। अगर ज्यादा स्पेसिफिक होना चाह रहे हैं तो दैट इज 30 to 35। Sugar cane stalks should be planted at a row spacing 90 centimeter to 1 meter with depth of not more than 4 inches। डेप्थ इसकी 4 इंचेस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और शुगर केन स्टॉक्स 30 सेंटीमीटर हाई होते हैं, अप्रैल मई में इनको प्लांट किया जाता है। और 30 सेंटीमीटर हाई होते हैं, और अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक यहाँ है तो मैं 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस लूंगी, फिर दूसरी स्टॉक लगाऊंगी। तो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और 30 सेंटीमीटर हाई होनी चाहिए क्रॉप, आई मीन शुगर केन स्टॉक। अब जो क्वालिटी और हाइट है शुगर केन की, वो डिपेंड करता है कि कितना पानी दिया है उनको और कितने कैसे फर्टिलाइजर्स लगाए, स्पेशली पोटैश। अगर लैंड वेल इरिगेटेड है तो प्लांट्स की हाइट 3 से 6 से 7.3 फीट तक चली जाती है, और क्रॉप फिर रटून करते हैं। फिर उसके बाद 2 to 3 सक्सेसिव ईयर्स तक इस तरह हार्वेस्ट आराम से कर लेते हैं। जब शुगर केन को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो फिर वो नए शूट, जो नीचे शूट रह जाता है, उसे रटून कहते हैं, और दीज आर लेफ्ट टू ग्रो, ताकि फिर वो हार्वेस्ट किया जाए द फॉलोइंग ईयर। अब जब शुगर केन को हम कट करते हैं तो मैन्युअल लेबर की जरूरत होती है। जब क्रॉप को कट कर लिया तो फौरन से उसे शुगर मिल के पास ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कोशिश की जाती है कि शुगर मिल शुगर केन फील्ड के पास हो, क्योंकि उसके अंदर, क्योंकि इसे फौरन से ट्रांसपोर्ट करना होता है। शुगर केन अगर डिले हो गया, एक तो वो बल्की क्रॉप है जिसकी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव है, और दूसरा शुगर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, वो अपना वेट लूज करता है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं प्लांटेशन नॉट सोइंग। अब देखिए, टेम्परेचर ड्यूरिंग प्लांटेशन 25 से 35 तक का भी चलेगा। शुगर केन स्टॉक शुड बी प्लांटेड रो स्पेसिंग 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर विद डेप्थ ऑफ नॉट मोर देन 4 इंचेस। ग्रोथ कौन सी कैसी होनी चाहिए? टेम्परेचर ड्यूरिंग ग्रोथ मस्ट बी, वही 25 से 35 कह लें। 10 irrigations होती है, 10 to 12 interval and between weeds are removed manually when required, वही जो हर क्रॉप में करते हैं। अब फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स में भी अप्लाइड, फर्टिलाइजर अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये हंग्री क्रॉप है। अब हार्वेस्ट टेम्परेचर, जब हार्वेस्टिंग के टाइम पर 30 से 32 होना चाहिए, 25 से 35 ये यहाँ पर लिखे। हार्वेस्टिंग इज कैरिड आउट, जब स्टेम हार्ड जाती है तब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, और स्टेम इज कट अबव द ग्राउंड immediately transported as any delay can lead to loss of sugar content and weight। स्टेम को कट कर दिया और फिर फौरन से उसे हमने शुगर मिल पे ट्रांसपोर्ट कर दिया, वही मैंने आपको बताया। अब शुगर मिल पर क्या होता है, शुगर केन को सबसे पहले चौक से रब किया जाता है, क्योंकि उसमें स्मेल, डर्ट, जम्स जो भी कुछ है वो हटाया जाता है, और फिर उसे
शुगर केन को हेवी रोलर से क्रश किया जाता है, जिससे शुगर केन जूस, जिसे हम कहते हैं गन्ने का जूस, मिलता है। और फिर जो जूस है उसको फिर प्रोसेस किया जाता है, जिससे व्हाइट शुगर भी बनती है, ब्राउन शुगर, गुड़ भी बन जाते हैं शुगर जूस से। व्हाइट शुगर, ब्राउन शुगर और गुड़, ये तीन। अब इसके दो मेजर बाई प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम बिगैसी और मोलासेस कहते हैं। तो ये शुगर केन की प्रोसेसिंग के बाई प्रोडक्ट्स हैं। बिगैसी एक फाइबर है जो शुगर केन जब क्रश करते हैं उसके बाद बिगैसी हमारे पास मिलता है, इससे पेपर, चिपबोर्ड, एनिमल फीड बनती है। मोलासेस बेसिकली एक लिक्विड है, जब हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, शुगर बनाते हैं, शुगर की क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, शुगर बनाते हैं, तब मोलासेस एक लिक्विड हमें मिलता है। ये एक वैल्यूएबल रॉ मटेरियल है जिससे सिट्रिक एसिड, केटल फीड, बेकर ईस्ट, सिंथेटिक रबर, ये सारी चीजें बनती हैं। और यील्ड ऑफ शुगर केन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 37.5 टन पर हेक्टर होता है। मोलासेस केमिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। अगर शुगर फैक्ट्रीज में देखें तो ये एक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और अगर शुगर मिल्स में देखें तो बॉयलर से स्टीम बनाते हैं ताकि जनरेट किया जाए पावर। अब आ गया राइस, जो एक और हमारे पास हंग्री क्रॉप है, थर्स्टी क्रॉप है शुगर केन की तरह। तो राइस इज इम्पोर्टेंट एज फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न फ्रॉम इट्स एक्सपोर्ट। काफी हमारा एक्सपोर्ट किया जाता है, बासमती राइस एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी फॉरेन एक्सचेंज से हम अर्न करते हैं। राइस इज मेनली ग्रोन इन वेस्टर्न सिंध, नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब। अदर ग्रोइंग एरियाज इंक्लूड ईस्टर्न पंजाब, सदर्न सिंध एंड पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न बलूचिस्तान। तो ये हमारे राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं। राइस बेसिकली हमारे पास लार्ज स्केल पर ग्रो किया जाता है पंजाब और सिंध में कमर्शियल पर्पज के लिए। इन नॉर्दर्न हिली रीजन स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस राइस फार्मिंग भी टेरेस फील्ड्स पर प्रैक्टिस की जाती है। अब अगर हम राइस को देखें तो राइस के मेन रीजन्स क्या हैं? वेस्टर्न सिंध, हमारे पास सिंध के वेस्ट में होता है, और नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है। बाकी ग्रोइंग रीजन्स देखें तो ईस्टर्न पंजाब भी है, और सदर्न सिंध में भी ग्रो हो रहा है, और पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न बलूचिस्तान में भी। अगर ज्यादा स्पेसिफिक हो रहे हैं, हमें पूछा जा रहा है कि स्पेसिफिक रीजन बताएं जहाँ पे ग्रो होता है, तो हम बताएंगे सिंध में मेन रीजन जो है वो सिंध में लाड़काना है। और अगर हम पंजाब में देखें तो गुजरांवाला, सियालकोट, शेखपुरा। तो ये तीन रीजन्स हैं हमारे राइस के पंजाब में। अब राइस फील्ड्स, राइस थोड़ा सा डिफरेंट इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि राइस जो है, राइस सीड सबसे पहले हम बेड्स या नर्सरीज में डाले। राइस सीड्स जो है वो बेसिकली नर्सरी में सबसे पहले ग्रो किए जाते हैं, और जब प्लांट 9 इंचेस हाई हो जाता है तो उसको काटते हैं। 9 इंचेस पहले हमने नर्सरी में ग्रो किया, वहां पे प्लांट 9 इंचेस तक का हाई हो गया, तो उसे हम कट करते हैं। जिस दौरान कट करते हैं, ये जिस दौरान वो क्रॉप ग्रो हो रहा होता है उस दौरान दूसरी तरफ एक और फील्ड बनाई जाती है। एक वो नर्सरी है और दूसरी तरफ एक और फील्ड बनाई जाती है, जिसमें हम लाइक 30 से 37 सेंटीमीटर तक फ्लडेड रखते हैं उस फील्ड को। उस पे प्लाउइंग, वीडिंग सब कुछ कर लेते हैं, उसको फिर 30 से 37 सेंटीमीटर तक फ्लडेड रखते हैं। फिर जब वो नर्सरी वाला क्रॉप 9 इंचेस हाई हो जाता है तो उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है इनटू प्रिपेयर्ड यानी प्लाउड और वीडेड फील्ड्स, जो 30 से 37 सेंटीमीटर तक फ्लडेड हैं। और जो राइस फील्ड्स हैं वो फुल ऑफ वाटर रखी जाती हैं जब तक राइस राइप नहीं होता। और जब राइपनिंग होने लगती है तो वाटर को ड्रेन किया जाता है, और हार्वेस्टिंग के लिए तो पूरा पूरा का पूरा वाटर ही हम ड्रेन कर देते हैं। अब राइस की भी थ्रेशिंग होती है जिस तरह वीट की होती है। हम पढ़ के आए हैं पहले के, अल्लाह ने उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर रखे जिसे हमें हटाना होता है ताकि राइस हमें मिल सके। थ्रेशिंग जो है या तो फिर ड्राफ्ट एनिमल से या मैकेनाइज्ड थ्रेशर से होता है। अगर कोई बहुत अमीर फार्मर है जिसके पास बहुत बड़ा फार्म है, पैसे भी बहुत सारे हैं, तो वो मैकेनाइज्ड थ्रेशर से करेगा, वरना अगर जो गरीब फार्मर है वो ड्राफ्ट एनिमल से करेगा। थ्रेशिंग के बाद राइस को राइस मिल्स पर ले जाया जाता है पॉलिशिंग एंड पैकिंग के लिए। और राइस हस्क, जिस तरह शुगर उसकी चैफ होती थी वीट की, इसी तरह इसका राइस हस्क होता है जो इसके ऊपर वाली प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे रिमूव किया जाता है। तो राइस हस्क से हम कार्डबोर्ड या फिर रूफ्स कवर करते हैं हाउसेस की, मडर वाटर से मिलाकर। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन। फर्स्टली सीड्स आर प्लांटेड इनटू फ्लडेड नर्सरी फील्ड्स विद यूनिफॉर्म डेप्थ। सब में यूनिफॉर्म डेप्थ होनी चाहिए, तभी ड्रिलर इस्तेमाल करते हैं। दे आर केप्ट इन कंट्रोल टेम्परेचर, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखा जाता है। आफ्टर 25 डेज उनको फील्ड्स में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ट्रांसप्लांट का मतलब है कि नर्सरी से निकाल के उसे फ्लडेड फील्ड में डालना।
तो लगाना, इसको बेसिकली हम ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस कहते हैं। और वो तब करते हैं जब प्लांट 9 इंचेस नर्सरी में हाई हो जाता है, वो अराउंड 25 डेज में हो जाता है। बिफोर ट्रांसप्लांटेशन द सीड्स मस्ट बी ट्रीट विद केमिकल टू प्रिवेंट अगेंस्ट सीड बॉर्न डिजीजेस। वही हम जो बाकी में करते हैं कि सबको केमिकल से ट्रीट करना चाहिए सीड्स को, ताकि सीड बॉर्न डिजीजेस ना हो। अब सोइंग और ट्रांसप्लांटेशन टेम्परेचर जब ट्रांसप्लांटेशन में होना चाहिए वो अराउंड 30 से 35 का टेम्परेचर होना चाहिए। लेकिन अगर हम नॉर्मली जनरली बात करें तो राइस को 20 से 30 का टेम्परेचर चाहिए होता है, सोइंग के लिए भी, उसकी ग्रोइंग के लिए भी, हार्वेस्टिंग के लिए भी। तो 20 से 30 का टेम्परेचर विद नो कोल्ड सीजन उसको चाहिए होता है। लेकिन अगर ज्यादा स्पेसिफिक बताना चाह रहे हैं तो दैट इज ट्रांसप्लांटेशन के वक्त 20 से 35। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि याद कर लें 20 से 30 का होना चाहिए टेम्परेचर, बिकॉज बहुत सारे हमारे पास क्रॉप्स हैं, सबका अलग अलग याद करना मुश्किल होगा। इस वजह से सिंपल जितना चीजों को रखें वो इतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा। The land must be thoroughly plowed and weeds should be removed before transplantation. ट्रांसप्लांटेशन से पहले लैंड को प्लाव करना चाहिए सही से, वीड्स को रिमूव करना चाहिए। बंड्स बनाए जाते हैं, लैंड इज फ्लडेड, और फिर बंड्स बनाए जाते हैं यहाँ पर। जैसे ये बंड्स बने हुए हैं ना, सिर्फ फ्लड किया हुआ है। और फिर जब हमें निकालना होता है पानी तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक बंड को तोड़ते हैं। बंड लाइक स्टेप लाइक बेंचेस है, उनको एक एक करके हम तोड़ते हैं, ताकि पहले वाली रो का पानी निकला, फिर दूसरे वाली। अगर हम सबको एक साथ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से हम बंड्स बनाते हैं, बैकमेंट्स बनाते हैं, थोड़ी सी हाई वॉल्स बना देते हैं। एक को तोड़ा तो उसके ऊपर वाली क्रॉप का पानी निकलेगा, फिर दूसरे को तोड़ा उसके और ऊपर वाली, तो इस तरह पानी निकल जाता है। अब bunds are made and the land is flooded. Temperature during growth must be from 38 to 40, वही 20 से 30 याद कर लें। और the fields must be kept flooded all along the growth। अब फील्ड को पूरा फ्लडेड रखना चाहिए। फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स भी लगाए जाते हैं, क्योंकि ये हंग्री क्रॉप है, इसको फर्टिलाइजर न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा चाहिए होती है और पानी भी बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हार्वेस्टिंग के टाइम पर 30 से 32 होना चाहिए। द वेदर मस्ट बी ड्राई एंड सनी। Ear herds start to show a golden color, the buds are broken and the fields are dry। जब हमारे पास गोल्डन कलर वो राइस की सीड शो करते हैं तो ईयर हेड्स, जब वो राइस गोल्डन कलर शो करते हैं तो बंड्स को ब्रेक किया जाता है एंड फील्ड्स को तब ड्रेन किया जाता है। हार्वेस्टिंग कब कैरी आउट की जाती है? जब ईयर हेड्स आर गोल्डन और हार्ड और गोल्डन होते हैं वेदर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे माइल्ड वेदर उसको चाहिए होता है, मतलब कोई कोल्ड सीजन नहीं चाहिए होता, तभी वो गोल्डन और हार्ड हो जाते हैं गर्मी में पक पक के। ये आपको नजर आ रहा होगा कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास गोल्डन और हार्ड हो जाते हैं, तब हम इनको हार्वेस्ट करते हैं। सो आज हमने 4 मेजर कैश क्रॉप्स का पढ़ा, कॉटन, राइस, शुगर केन, व्हीट, हमने इनका पढ़ा। एंड ये भी याद कर लीजिएगा जो राइस का HYV सीड है वो इरीपाक है, और व्हीट का जो HYV सीड है वो मैक्सीपाक है। और इसी तरह कॉटन का जो HYV सीड है वो नायाब 78 है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। अब हमने पढ़ लिया इनके बारे में, हमने 4 मेजर कैश क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब हमने सबके बारे में पढ़ा है कि कब ग्रो होते हैं और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा रबी है कौन सा खरीफ है। आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, रबी कौन से हैं। रबी क्रॉप्स बस वो 5 क्रॉप हैं, अगर वो 5 याद कर लें तो बाकी सारे खरीफ होंगे। रबी कौन से हैं? वीट, बार्ले, ग्राम्स, ऑयल सीड, पल्सेस, सिर्फ ये 5 रबी हैं, बाकी सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। तो चीजों को जितना सिंपल बनाए दैट वुड बी वेरी इजी एंड बेनिफिशियल फॉर यू। So don't forget to like, subscribe, and share my videos with others, and also subscribe to my YouTube channel, and also hit the bell icon so that you can always be notified whenever I upload the new video. And thank you so much for watching.